हम माली फैसले कैसे करते हैं? क्या ये हमेशा मंतिक, स्प्रेडशीट और हिसाब किताब पर मबनी होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो पैसा एक बहुत ही जज्बाती मौजू है ना? बिल्कुल। इसमें मंतिक से कहीं ज्यादा नफ्सियात का अमल दखल होता है। और यही आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज है। जी, आज हम माली फैसलों के पीछे छुपी नफ्सियात की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो जराए हैं वो इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हैं। अच्छा, जैसे कि? एक तो तहकीकी मकाला है जो इन जहनी तासुबात यानी कॉग्निटिव बायसेस का जायजा लेता है जो हमसे अनजाने में गलतियां करवाते हैं। फिर हमारे पास मुसन्निफ मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी और कासिया मनोलास के मजामीन से कुछ बहुत ही दिलचस्प इक्तिबासात हैं। और वॉरेन बफेट का भी जिक्र था? जी, और साथ ही वॉरेन बफेट की कामयाबी का एक ऐसा तज्जिया है जो शायद आमतौर पर नहीं किया जाता। जबरदस्त। तो हमारा मकसद ये है कि हम उन नफ्सियाती फंदों को समझें जो हमारे माली फैसलों पर असरअंदाज होते हैं, और इस अहम फर्क को जानें कि सिर्फ अमीर नजर आने और हकीकी मानों में दौलतमंद होने में क्या फर्क है। तो आइए, मेरे ख्याल में हमें तहकीकी मकाले के बुनियादी ख्याल से शुरू करना चाहिए। ठीक है। ये मकाला एक बहुत बड़ा दावा करता है कि हम सब ये सोचते हैं कि हम पैसों के मामले में बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जी, और इसी ख्याल पर रवैया जाती मालियात यानी बिहेवियरल फाइनेंस की पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा। ये शोबा रिवायती मालियाती नजरियात को चैलेंज करता है। पुरानी सोच ये थी कि मार्केट में हर शख्स एक अक्ली अदाकार है, यानी एक रोबोट की तरह सोचता है। बिल्कुल, जो हर मालूमात का तज्जिया करके बेहतरीन फैसला करता है। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहती है कि नहीं, हम इंसान हैं, हमारे फैसले अक्सर ज़हनी तासुबात से मुतासिर होते हैं। और ये तासुबात क्या है? मतलब आसान जुबान में, ये दरअसल हमारे दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं जिन्हें यूरिस्टिक्स भी कहते हैं। ये शॉर्टकट्स रोजमर्रा जिंदगी में तो कारआमद हो सकते हैं, लेकिन जब बात पैसों की हो तो यही अक्सर हमें भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो आइए कुछ बड़े तासुबात पर बात करते हैं जिनका जिक्र इन जराए में बार बार आया है। जरूर। सबसे पहले एक बहुत ही इंसानी जज्बे की बात करते हैं जिसे नुकसान से नफरत या लॉस अवर्जन कहा जाता है। जी। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा शदीद महसूस होता है। बिल्कुल, और सरमायाकारी में इसका असर बहुत बहुत तबाहकुन होता है। लोग नुकसान में जाने वाले स्टॉक्स को बेचने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि बस थोड़ा और इंतजार कर लो, शायद कीमत वापस ऊपर आ जाए। जी, वो उस उम्मीद पर बैठे रहते हैं, जबकि एक अक्ली फैसला ये होता कि नुकसान को महदूद करके इस पैसे को किसी बेहतर जगह लगाया जाए। इसी रवैये को डिस्पोजिशन इफेक्ट भी कहते हैं ना? बिल्कुल, यानी जीतने वालों को जल्दी बेच देना और हारने वालों को पकड़े रहना। और एक और तासुब है एंकरिंग, यानी किसी एक नुक्ते पर लंगर डाल देना। इसका क्या मतलब है? एंकरिंग का मतलब है कि हमें जो पहली मालूमात मिलती है ना, वो हमारे जहन पर हावी हो जाती है और हमारे बाद के तमाम फैसले इसी के गिर्द घूमते हैं। कोई मिसाल? मिसाल के तौर पर एक सरमायाकार देखता है कि किसी स्टॉक की कीमत 1 साल पहले 500 रुपए थी, आज वो 300 पर है, तो उसे लगता है कि ये बहुत सस्ता है। अच्छा। वो इस 500 के एंकर पर फंस गया है, जबकि हो सकता है कि कंपनी के हालात ही बदल गए हों और अब उसकी हकीकी कीमत सिर्फ 200 रुपए हो। और शायद सबसे खतरनाक तासुब हद से ज्यादा खुद एतमादी या ओवर कॉन्फिडेंस है। ओह बिल्कुल, ये एहसास के मुझे सब पता है। जी, और ये खास तौर पर उन लोगों में पाया जाता है जिन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए। वो समझने लगते हैं कि वो मार्केट को शिकस्त दे सकते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त करते हैं, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। और हर ट्रेड पर वो ब्रोकरेज और टैक्स अदा करते हैं। जी, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके मुनाफे को खा जाता है। तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो सरमायाकार जितना ज्यादा ट्रेड करता है, उसका मुनाफा उतना ही कम होता है। इसके साथ ही एक और तासुब जुड़ा है, तस्दीकी तासुब या कन्फर्मेशन बायस, यानी हम सिर्फ वो मालूमात ढूंढते हैं जो हमारी राय की तस्दीक करे। बिल्कुल, अगर किसी को लगता है कि एक खास सेक्टर मुस्तकबिल में बहुत अच्छा करेगा, तो वो सिर्फ वही खबरें और रिपोर्ट्स पढ़ेगा जो इस ख्याल को तकवीयत दें।
اور باقی سب کو نظر انداز کر دے گا. ان تمام اشاروں کو نظر انداز کر دے گا جو بتا رہے ہوں کہ خطرہ بڑھ رہا ہے. یہ خود کو جان بوجھ کر اندھیرے میں رکھنے کے مترادف ہیں. اور آخر میں ریوڑ کا رویہ یا ہرڈ بیہیویئر، بھیڑ چال، یہ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. جی، اور اس کے پیچھے اکثر فومو ہوتا ہے، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، موقع کھو دینے کا خوف کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. بالکل. جب کوئی سٹاک یا کرپٹو کرنسی تیزی سے اوپر جا رہی ہوتی ہے تو لوگ صرف اس لیے اس میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہر کوئی ایسا کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی قیمت اس کی اصل قدر سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے. جی، .com ببل ہو یا 2008 کا ہاؤسنگ کریش، ان سب کے پیچھے یہی ریوڑ کا رویہ کار فرما تھا. تو یہ سب تعصبات ہمیں گھبراہٹ میں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، خاص طور پر جب مارکیٹ گر رہی ہو. مجھے لگتا ہے کہ مارگن ہاؤسل کے پاس اس گھبراہٹ سے نمٹنے کا ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر روایتی طریقہ ہے. وہ ایک سوال پوچھتے ہیں، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ایک فیس ہے یا جرمانہ؟ یہ ایک شاندار ذہنی ماڈل ہے. اس کی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی تھوڑی وضاحت کریں. دیکھیں، اگر آپ مارکیٹ کے گرنے کو ایک جرمانے کے طور پر دیکھتی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے اور آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سوچ کے ساتھ آپ کا فطری رد عمل کیا ہوگا؟ آپ اس سزا سے بچنے کی کوشش کریں گی، گھبرا کر سب کچھ بیچ دیں گی تاکہ مزید نقصان نہ ہو. جی، اور شاید دوبارہ کبھی مارکیٹ کا رخ ہی نہ کریں. لیکن اگر اسے فیس سمجھیں تو پھر سارا کھیل بدل جاتا ہے. حوصلہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی اچھی فلم کا ٹکٹ خریدتی ہیں یا کسی تھیم پارک میں داخلے کی فیس دیتی ہیں، آپ اسے جرمانہ نہیں سمجھتی. نہیں، بالکل نہیں. وہ تو اس تجربے کی قیمت ہوتی ہے. بالکل. آپ اسے اس تفریح اور تجربے کی قیمت سمجھتی ہیں جو آپ کو ملنے والا ہے. اسی طرح طویل مدتی میں شاندار منافع کمانے کے لیے، جو کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، جی، اس کے لیے آپ کو اتار چڑھاؤ، کساد بازاری اور کبھی کبھار ہونے والے کریش کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے. یہ اس کھیل میں شامل رہنے کی قیمت ہے. یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر جب آپ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو 20 یا 30% گرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اسے فیس سمجھنا تقریباً ناممکن لگتا ہے. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے. یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں بلکہ ایک عملی حکمت عملی ہے. تو اس نفسیاتی رکاوٹ کو کیسے عبور کیا جائے؟ اسے پہلے سے قبول کر کے. یہ ذہنیت پہلے سے اپنانے کی بات ہے. یہ نہیں کہ جب مارکیٹ گرے تب خود کو تسلی دیں، بلکہ سرمایہ کاری شروع کرتے وقت ہی یہ مان لیں کہ یہ فیس اس سفر کا لازمی حصہ ہے. اچھا. اور اس میں ایک باریکی بھی ہے. ذرائع میں ریڈٹ پر ایک صارف کے تبصرے کا ذکر ہے جو بہت دلچسپ ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ نقصانات واقعی جرمانے ہوتے ہیں. جیسے آپ کی کمپنی فراڈ میں ملوث نکلے اور اس کا اسٹاک صفر ہو جائے، یہ ایک جرمانہ ہے. لیکن زیادہ تر اتار چڑھاؤ جو پوری مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ صرف فیس ہے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا فیس ہے اور کون سا جرمانہ؟ یہی تو بات ہے. حقیقی وقت میں ان دونوں کے درمیان فرق کرنا تقریباً ناممکن ہے. اس لیے طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ وہ سب کو فیس سمجھ کر قبول کرے اور میدان میں ڈٹا رہے. یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ اس کھیل کا، اس سرمایہ کاری کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ امیر بننا ہے یا دولت مند بننا؟ اور کوسیا مونولاس اور مارگن ہاؤسل کے مطابق ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق امیر ہونا آپ کی موجودہ آمدنی پر منحصر ہے. یہ ایک ظاہری چیز ہے، مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر، ڈیزائنر کپڑے. اچھا، تو یہ وہ پیسہ ہے جو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. بالکل. اگر کوئی شخص سالانہ 1 کروڑ کماتا ہے اور 1 کروڑ ہی خرچ کر دیتا ہے تو وہ امیر تو نظر آئے گا لیکن وہ دولت مند نہیں ہے. تو پھر دولت مند ہونا کیا ہے؟ دولت مند ہونا وہ پیسہ ہے جو آپ نے خرچ نہیں کیا. یہ وہ اثاثے ہیں جو آپ کے پاس محفوظ ہیں. یہ آپ کے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو میں، آپ کے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں خاموشی سے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو دولت پوشیدہ ہوتی ہے؟ جی، دولت پوشیدہ ہوتی ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کو آزادی خرید کر دیتا ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے. آزادی. ہاؤسل کا ایک قول ہے، دولت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر صبح اٹھ کر یہ کہہ سکیں کہ آج میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں.
बिल्कुल, इसका ताल्लुक महंगी चीजों से नहीं बल्कि अपने वक्त और अपनी जिंदगी पर इख्तियार हासिल करने से है। इसकी कोई मिसाल है किताब में? दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसकी 2 जबरदस्त हकीकी कहानियां हैं। एक तरफ रोनाल्ड रीड हैं जो अमेरिका में एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मामूली तरीके से गुजारी। लोग उन्हें उनके फटे पुराने कपड़ों की वजह से जानते थे, लेकिन वो अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में लगाते रहे और कई दहाइयों तक उन्हें बेचा नहीं। जब 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने $8 मिलियन से ज्यादा की दौलत छोड़ी। $8 मिलियन? नाकाबिले यकीन। वो दौलतमंद थे, अमीर नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ रिचर्ड फिस्कोन है जो हार्वर्ड से पढ़े हुए एक आला मालियाती एग्जीक्यूटिव थे। अच्छा। उन्होंने एक बहुत बड़ा शानदार घर बनाया जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 11 बाथरूम और 7 गैराज थे। उन्होंने सबके लिए बहुत ज्यादा कर्ज लिया। और फिर 2008 का बहरान आ गया। जी, जब 2008 का माली बहरान आया तो उनकी आमदनी खत्म हो गई और वो दिवालिया हो गए। वो अमीर नजर आते थे लेकिन वो दौलतमंद नहीं थे। ये कहानियां साबित करती है कि माली कामयाबी का ताल्लुक आपकी डिग्री या जहानत से कम और आपके रवैये से ज्यादा है। बिल्कुल। यहीं पर काफी यानी इनफ का तस्वर बहुत अहम हो जाता है। मुझे वो कहानी याद आ रही है, कर्ट वॉनेगेट और जोसेफ हेलेन वाली। हाँ, एक अरबपति की पार्टी में जब वॉनेगेट ने हेलर से कहा कि इस अरबपति ने एक दिन में इतने पैसे कमाए जितने हेलर ने अपनी मशहूर किताब कैच-22 से पूरी जिंदगी में नहीं कमाए। और हेलर का जवाब क्या शानदार था। जी, उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो इसके पास कभी नहीं होगी। काफी का एहसास। जी, ये बहुत गहरी बात है। मुसलसल अपने अहदाफ को आगे बढ़ाते रहने का खतरा यह है कि आप कभी मुतमईन नहीं होते। डॉफ जैसी शख्सियत की कहानियां यही सबक देती हैं। वो पहले ही बेइंतहा अमीर और कामयाब थे लेकिन उनके पास काफी का एहसास नहीं था। उन्होंने मजीद की लालच में सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिरकार अपनी इज्जत और आजादी सब कुछ खो दिया। हाउसल का एक उसूल है, जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है उसे उस चीज के लिए खतरे में डालने की कोई वजह नहीं जो आपके पास नहीं है और ना ही आपको उसकी जरूरत है। बहुत खूब। तो अगर दौलत का असल मतलब गैर खर्च शुदा पैसा है जो आपको आजादी खरीद कर देता है तो इसे बनाने का इंजन क्या है? इसे कैसे बनाया जाए? जवाब है कंपाउंडिंग, यानी मुनाफे पर मुनाफा कमाने का अमल। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त है। और वॉरेन बफे इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हम सब उन्हें एक अजीम सरमायाकार के तौर पर जानते हैं लेकिन उनकी कामयाबी का असल राज कुछ और है। क्या है वो राज? इनकी 84.5 बिलियन डॉलर की कुल दौलत में से 81.5 बिलियन डॉलर उनकी 65वीं सालगिरह के बाद बने। ये आदाद शुमार जहन को हिलाकर रख देते हैं। मतलब ज्यादातर दौलत बुढ़ापे में आई। जी। तो उनका असल हुनर बेहतरीन स्टॉक चुनना नहीं बल्कि वक्त है। बिल्कुल। वो 10 साल की उम्र से सरमायाकारी कर रहे हैं, यानी तकरीबन इसी साल से। स्विस के मजमून में इसका रियाजियाती तज्जिया भी किया गया है। हाँ, 1965 से आज तक बर्कशायर हैथवे का सालाना कंपाउंड मुनाफा तकरीबन 20% रहा है, जबकि S&P 500 का 10.4%। ये फर्क सालाना बुनियाद पर शायद बहुत बड़ा न लगे, लेकिन 50 साल से ज्यादा के अरसे में कंपाउंडिंग ने इसे कहां पहुंचा दिया। बर्कशायर ने 5.5 मिलियन फीसद का नाकाबिले यकीन मुनाफा दिया, जबकि S&P 500 ने सिर्फ 39,000%। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ये बात है। मैं हमेशा सोचती थी कि बफेट सिर्फ बेहतरीन कंपनियां चुनने में माहिर हैं, लेकिन असल जादू तो वक्त और मुसलसल मैदान में डटे रहने का है। यही वजह है कि हाउसिल कहते हैं कि दौलतमंद बनना और दौलतमंद रहना 2 बिल्कुल मुख्तलिफ महारतें हैं। इनमें क्या फर्क है? दौलतमंद बनने के लिए उम्मीद, रिस्क लेना और थोड़ी बहुत खुशकिस्मती की जरूरत होती है, लेकिन दौलतमंद रहने के लिए उसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनियत चाहिए। कैसी ज़हनियत? उसके लिए आजिज़ी और थोड़ा सा खौफ चाहिए। ये एहसास कि जो कुछ आपने बनाया है वो इतनी ही तेजी से छिन भी सकता है। इसके लिए बका यानी सर्वाइवल की ज़हनियत सबसे अहम है। इसकी कोई मिसाल है ज़राए में?
जैसी लिवरमोर की, वो 20वीं सदी के सबसे मशहूर ट्रेडर्स में से एक थे। उन्होंने 1929 के अजीम क्रैश में शॉर्ट सेलिंग करके अरबों डॉलर कमाए जब बाकी सब डूब रहे थे। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने क्या किया? वो बड़े से बड़े दांव लगाते रहे, हद से ज्यादा कर्ज लेते रहे और आखिरकार सब कुछ गंवाकर दिवालिया हो गए। वो अमीर बनने में माहिर थे, लेकिन अमीर रहने के फन से नावाकिफ थे। तो कीलीदी नुक्ता ये है कि आपको हर कीमत पर तबाही से बचना है ताकि आप कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए काफी वक्त दे सकें। बिल्कुल। तो बफेट की असल महारत उनकी बका की सलाहियत थी। उन्होंने कभी हद से ज्यादा कर्ज नहीं लिया। उन्होंने कई के साथ बाजारी और क्रैश देखे, लेकिन कभी घबरा कर अपने बेहतरीन असासे फिरोख्त नहीं किए। वो बस मैदान में डटे रहे। साइज का मजमून उनके एक और साख्ती फायदे की तरफ भी इशारा करता है, जो उनकी इंश्योरेंस कंपनियों का फ्लोट है। ये क्या चीज है? ये बफेट का खुफिया हथियार समझ लें। इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम पहले वसूल करती हैं और दावे बाद में अदा करती हैं। अच्छा। इस दौरान जो अरबों डॉलर का पैसा इनके पास जमा होता है उसे फ्लोट कहते हैं। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा कर्ज है जिस पर उन्हें कोई सूद अदा नहीं करना पड़ता। और वो इस पैसे का क्या करते हैं? बफेट इस पैसे को कई दिहाइयों से स्टॉक्स और कंपनियां खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन्हें एक ऐसा नाकाबिले यकीन फायदा देता है जो किसी आम सरमायाकार के पास नहीं होता। और ये उनकी बका की सलाहियत को मज़ीद मजबूत करता है। जी बिल्कुल। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं, ऐसा लगता है कि पैसे का इंतजाम पेचीदा फॉर्मूलों, पेशगोइयों या मुआशी मॉडल से ज्यादा अपनी नफ्सियात को संभालने के बारे में है। बिल्कुल। ये अपने तासुबात को पहचानने, मार्केट के उतार चढ़ाव को जुर्माने के बजाय एक लाजमी फीस के तौर पर देखने, और इस बात को दिल से तस्लीम करने के बारे में है कि हकीकी दौलत का मतलब महंगी चीजें नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर इख्तियार और आज़ादी है। और इस दौलत तक पहुंचने का रास्ता जरूरी नहीं कि हर साल सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने से मिले, बल्कि ये अच्छे माकूल मुनाफा हासिल करने के बारे में है जिन पर आप तवील अरसे तक कायम रह सकते हैं। ये बका के बारे में है और कंपाउंडिंग की खामोश गैर ड्रामाई ताकत को अपना काम करने देने के बारे में है। जाते जाते एक सोच छोड़े जाते हैं। हौसल की किताब में एक जगह जिक्र है कि पैसे के साथ हमारे ज़ाती तजुर्बात दुनिया में जो कुछ भी माली तौर पर हुआ है उसका शायद 0.0001% है। बहुत ही छोटा हिस्सा। लेकिन यही महदूद तजुर्बात इसी फीसद इस बात का तायुन करते हैं कि हम पैसे और रिस्क के बारे में क्या सोचते हैं। ये गहरी बात है। तो गौर तलब सवाल ये है, पैसे के बारे में हमारे कौन से बुनियादी अकायद सिर्फ हमारी अपनी महदूद जिंदगी, हमारे वालिदैन और हमारे मुल्क की माशी तारीख की पैदावार हैं? और वही अकायद किसी दूसरे वक्त या किसी दूसरी जगह पैदा होने वाले शख्स को कितने अजीब और शायद नाकाबिले फहम लगेंगे।